थे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक। कौन होते हैं ये बड़े ब्रैकेट वाली स्पीशीज होती है जिसमें एम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, एलएन का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंडों की संख्या। तो इस प्रकार के यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था एक बार मैं उसको शॉर्ट में 4 या 5 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को दोबारा, कल जो हमने पढ़ा था उसका, ताकि हम वापस कनेक्ट हो सकें इस चीज से। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वे उनको 4 भागों में बांटा गया है यौगिकों के रूप में। कौन कौन से होते हैं? एक तो सरल लवण, एक मिश्रित लवण, एक द्विक लवण, एक उपसहसंयोजक यौगिक। सरल लवण किसे कहते हैं? जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, सरल लवण कहलाता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में Na+1 Cl- में 2 प्रकार के एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या बना रहा है? सरल लवण बना रहा है, साधारण लवण बना रहा है। दूसरा देखा हमने मिश्रित लवण। मिश्रित लवण किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जिसमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन हो या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो, तो वो आपस में संयोग करे, संयोग करने से जो स्पीशीज बनेगी वो क्या कहलाती है? मिश्रित लवण कहलाती है। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरा द्विक लवण। द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक ये दोनों ही क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक होते हैं, यानी 2 सरल लवणों को संयोग के द्वारा द्विक लवण का भी निर्माण होता है और उपसहसंयोजक यौगिक का भी निर्माण होता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं। कैसे हैं? उनकी विशेषताएं देखते हैं। द्विक लवण, द्विक लवण में कम से कम 2 सरल लवण आपस में मिश्रित होंगे, मिश्रित होने से एक यौगिक का निर्माण होगा, वो द्विक लवण कहलाता है। इसकी विशेषता होती है कि यह ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन जलीय विलयन में अपनी पहचान को लूज कर देते हैं, खो देते हैं। सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इनमें आयनिक बंध का ही निर्माण होता है द्विक लवण। द्विक लवण में कौन सा बंध बनता है? हमेशा आयनिक बंध ही बनता है। तीसरी बात हमने लिखी थी कि अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। जितने भी आयनों से मिलकर के बन रहे हैं उन सब का परीक्षण देंगे, यानी लास्ट में जो हमको यौगिक मिलेगा उसमें भी वो सारे आयन उपस्थित होंगे। इसका उदाहरण हमने देखा था, जैसे फिटकरी को ले हम, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H। तो इस फिटकरी के सूत्र में देखें हम कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। K+ उपस्थित है, SO4-2 उपस्थित है, एल्यूमिनियम +3। केवल 3 प्रकार के आयन उपस्थित हैं। अब इसका निर्माण किससे हुआ होगा? इसका निर्माण हुआ था K2SO4 एक सामान्य लवण, दूसरा Al2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों लवणों को जब जल में डाला गया था तब इस फिटकरी का निर्माण हुआ था। तो स्टार्टिंग में जो यौगिक थे इनमें कौन कौन से आयन थे? एक तो K+ था, एक SO4-2 था और एक Al+3 था। इन दोनों में केवल ये 3 आयन ही उपस्थित थे। जब फिटकरी बनी उसमें भी ये तीनों ही आयन उपस्थित हैं। तो देखो जितने स्टार्टिंग में भाग ले रहे थे इस यौगिक के बनने के बाद भी वो सारे आयन उपस्थित हैं, अर्थात यह अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपको, कार्नेलाइट लिखवाया, मोर सॉल्ट लिखवाया, ये सब द्विक लवण के उदाहरण है। और ये भी योगात्मक यौगिक कहलाते हैं क्योंकि कम से कम 2 यौगिकों को मिलने से, 2 सरल लवणों के मिलने से क्या बन रहा है? द्विक लवण बन रहा है। बस इसकी विशेषताएं अलग है, इसलिए उपसहसंयोजक यौगिक से अलग पढ़ना पड़ता है। क्लियर? अगला पढ़ाया था आपको उपसहसंयोजक यौगिक यानी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर है। तो उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं भाई? उपसहसंयोजक यौगिक में भी कम से कम 2 साधारण लवण भाग लेते हैं और दोनों साधारण लवण आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाता है? जटिल यौगिक, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें आयनिक बंध भी होता है और उपसहसंयोजक बंध भी पाया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी कि यह ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में ही अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी
को लूज नहीं करते, अपने गुणों को बनाए रखते हैं, चाहे जल में डाला जाए चाहे नहीं डाला जाए। तीसरी बात, यह अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं। ये सब बातें उपसंयोजक यौगिक के लिए। और इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पोटेशियम साइनाइड और हमने ले लिया आयरन साइनाइड। तो ये दो सामान्य लवण थे, इन दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने से हमें यौगिक मिला K4FeCN का होल 6। यही क्या कहलाता है? उपसंयोजक यौगिक कहलाता है। यहाँ भी दो चीजों को मिलाया जाता है जिससे नया प्रकार का यौगिक बनता है जिसके गुण अलग होते हैं। यहाँ भी दो चीजों को मिलाया जाता है जिससे नया प्रकार का यौगिक बनता है जिसके गुण अलग होते हैं। अलग गुण क्या है कि यह ठोस और जल दोनों में अपनी पहचान बनाए रखता है, यह केवल जल में अपनी पहचान बनाए रखता है, ठोस में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। इसके अलावा यह सभी आयनों का परीक्षण देता है, मगर यह सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। कैसे? देखो यहाँ आयन था K+Cn- और आयरन +2, केवल ये 3 आयन थे जिनसे इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अभी वास्तव में जब ये बन गया तब केवल और केवल K+ और FeCN का होल 6-4, केवल ये 2 आयन उपस्थित है। कोई नया आयन बन रहा है क्या? देखो आप, FeCN का होल 6-4 एक नए आयन का निर्माण भी हुआ है और स्टार्टिंग में ये वाला आयन उपस्थित भी नहीं था। इसलिए हमने कहा है यहाँ पर कि अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं। ये तो प्रारंभ में बेस पढ़ा था हमने इसका। उसके पश्चात मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ाई थी इससे संबंधित। महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने देखा था एक तो उपसंयोजन एंटिटी। किसको देखा था? उपसंयोजन एंटिटी। तो देखो एंटिटी में ऐसा नया कुछ भी नहीं है। एंटिटी में केवल ये होता है कि जो ब्रैकेट वाली स्थिति होती है ना, बड़े ब्रैकेट वाली, उसी को हम उपसंयोजन एंटिटी कहते हैं, जिसमें ये वाली इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होगी वो एंटिटी कहलाएगी। तो एंटिटी को हम क्या कहेंगे? इसको हम उपसंयोजन एंटिटी या सत्ता भी कहते हैं। एंटिटी या उपसंयोजन सत्ता, उपसंयोजन सत्ता भी कह सकते हैं, उपसंयोजन एंटिटी भी कह सकते हैं, उपसंयोजन मंडल भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। बस यही चीज क्या कहलाती है? उपसंयोजन एंटिटी कहलाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु ये एम जो है यही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, जो लिगेंडों से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। इसके पश्चात पढ़ा था हमने उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या को समन्वयी संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा क्या है कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंधों का निर्माण करता है वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसंयोजक बंधों का निर्माण करता है उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, मैंने ले लिया CuNH3 का होल 6+, बताओ मुझे इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? इस यौगिक में उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? आंसर दो। 6 करेक्ट आंसर भाई। क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु ये लिगेंड है, ये लिगेंड इसके साथ 6 उपसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। क्लियर? यहां तक कल पढ़ाया था आपको मैंने। यहां तक किसी को और कुछ पूछना हो तो बोलो भाई, अन्यथा आगे बढ़ रहा हूं फिर। बढ़े आगे? ओके, चलो देखते हैं अब आगे। अगला महत्वपूर्ण शब्दावली में अगला हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, जो भी नंबर है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। हेडिंग डाल लो भाई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शब्दावली में नेक्स्ट आगे 5 नंबर जो भी आ रहा है
डाल लिया। इसमें लिखेंगे किसी उपसंयोजन एंटिटी में, लिखेंगे इसमें किसी उपसंयोजन एंटिटी में, किसी उपसंयोजन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु पर, किसी उपसंयोजन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है, किसी उपसंयोजन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे, जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। लिख लिया भाई, परिभाषित कर लिया। परिभाषित कर लिया क्या सबने? ओके, चलो उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने ले लिया NiCO का होल 4, ये हमको उपसंयोजक यौगिक दिया है। इसमें हमसे पूछा गया यदि एक केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ कितनी होगी। तो केंद्रीय धातु परमाणु भी ये है भाई निकल, ठीक, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो ये आप लोगों को आती है, मैं पहले ही सिखा चुका हूं आप लोगों को। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी हो उसको क्या मान लेते हैं हम? X मान लेते हैं। उसके पश्चात हम प्लस लगाते हैं। अब देखेंगे कि ये लिगेंड जो है ये कैसा है, उदासीन है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। अब जो कार्बोनिल लिगेंड होता है ये इस प्रकार से होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, केवल इनके बीच में बंध बना हुआ होता है। तो उदासीन लिगेंड हुआ, तो कितने हैं उदासीन लिगेंड? 4। तो 4 इंटू 0, क्योंकि अगर इस पर -1 आवेश होता तो हम 4 इंटू -1 करते, +1 होता तो हम 4 इंटू +1 करते, लेकिन यहाँ आवेश क्या है? 0 है, उदासीन। अब इस ब्रैकेट के बाहर भी कोई आवेश नहीं है, इसलिए वो RHS में क्या लिख देंगे हम? 0। सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है? 0। समझ में आया क्या ये एग्जाम्पल? बोलो भाई, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया क्या? ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने K4FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? ये है आयरन। पोटेशियम नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवा चुका हूं कि उपसंयोजन एंटिटी के अंदर ही क्या पाया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पाया जाता है। अगर वो बाहर है, कोई धातु बाहर है, तो वो केवल और केवल आयन है, आयनिक मंडल है, काउंटर आयन है। तो ये आयन हुआ, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसको क्या मानेंगे हम? F। तो पहले इनके चार्जेस लाने पड़ेंगे हमको क्रिएट करने पड़ेंगे इसके यौगिक चार्जेस। कैसे करेंगे क्रिएट? देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है अपने आप। तो आप जब सूत्र बनाते थे तो वहां क्या करते थे? देखो जैसे आपने सूत्र है MgCl2, तो ये इस सूत्र से अगर आपको चार्जेस सेपरेट करने होते हैं तो आप क्या करते हैं? ये 2 वापिस यहाँ पहुंचा दोगे, ये और यहाँ 1 है जो यहाँ पहुंचा दोगे। क्या लिख दोगे यहाँ? Mg+2 और Cl-1। देखो ऐसे ही बनते थे क्या सूत्र? जब हम पहले 10वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में थे, जब हम रेडिकल्स को याद करते थे, मूलकों को, तो हम इस तरह से सूत्र बनाते थे, इससे ये सूत्र बनता था, क्रिस क्रॉस करवाते थे। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी क्रिस क्रॉस करवाना, नया नहीं है कुछ भी। तो देखो क्या करेंगे, ये 4 यहाँ है तो ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा? और ये 1 कहाँ पहुंच जाएगा? अरे पहुंचेगा क्या भाई? बोलो। तो क्या बना? देखो यहाँ तो आ गया K+1 और यहाँ आ गया FeCN का होल 6-4। यही सेपरेशन हुआ चार्ज का। बस यही चार्ज सेपरेशन से हमारा काम चल जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो आयरन है इसको क्या मान लेंगे? X।
इससे मतलब नहीं हमको, क्योंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है वो किसमें निकलती है, केवल उत्सर्जन संयोजन एंटिटी। बाहर क्या है, वो केवल चार्ज सेपरेट करने के काम आता है, जो हमने कर लिया। अब मतलब किससे, इस एंटिटी। तो ये X प्लस CN फाइनाइट लिगेंड है, -1 चार्ज रखता है भाई। अभी हम लिगेंड पढ़ेंगे आगे, सारा वर्गीकरण वहां और अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी हम 2 उदाहरण कर रहे हैं, इसलिए देख लो। साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1। ठीक, तो ये साइनाइड कितने, 6, तो 6 इंटू -1 बराबर कितना आ जाएगा, -4। देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज होता है तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर RHS, हमने लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो x - 6 बराबर -4 और x बराबर -4 + 6 बराबर +2। दैट मीन्स आयरन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। मोहित तेरा आंसर सही था। ये समझ में आ गया क्या एग्जाम्पल, बोलो भाई, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? ठीक, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा। यहां देखो भाई, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा CuNH3 का होल फॉर Cl2, ये लिखा गया है। डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूं मैं सारे एग्जाम्पल, इस बार मैंने अलग तरीके से लिया है। अब देखो यहां पर ये एंटिटी कैसी हो गई है, धनावेशित, क्योंकि हमने कल लिखा था और पढ़ा था, पहले वाली स्पीशीज चाहे आयन आए चाहे एंटिटी आए हमेशा धनावेशित होती है, बाद वाली हमेशा ऋणावेशित होती है। यहाँ पहले आयन आ रहा था इसलिए पहले ये धनावेशित हुआ और ये ऋणावेशित हुआ। यहाँ पहले एंटिटी आ रही है इसलिए ये ऋणावेशित होगी और ये धनावेशित होगी। और जहां अकेली चीज आए आयन नहीं आए वहां वो उदासीन होती है। ठीक, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेट करना है, तो चार्ज यहाँ सेपरेट कैसे होता है, देखो क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 क्लोरीन के कितने हो गए, -2 हो गए क्या? तो जब यहाँ -2 आ रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, +2। ये बात याद रखनी है हमको आवेश सेपरेशन के टाइम। तीनों तरह के एग्जाम्पल ले लिया अलग अलग तरह के। देखो तो ये चार्ज यहाँ +2 गया, ये बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब हमको मतलब किससे, इस एंटिटी से, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इसने काम कर दिया अपना +2 चार्ज दिलवा कर। तो इसमें कॉपर को 1 मान लेंगे प्लस। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, उदासीन। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, उदासीन, जिसको एमीन भी कहते हैं। 1 + 4 × 0 बराबर +2। कितना आया, +2। सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तीनों एग्जाम्पल, 3 दोबारा चार्ज, मतलब हरीश समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो, दोबारा बोलो। दोबारा बताना है क्या, तीसरा दोबारा बताना है क्या? अच्छा, वो चार्ज लिखा ना पीछे, इसके समझ में नहीं आया मैंने कौन सा चार्ज आ गया है। चलो देखो, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हमको क्या करना है, चार्ज सेपरेट करना है। बाहर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये आयन बाहर है, तो आयन चार्ज जो देगा वो किसको देगा, इस पूरे को देगा ना, क्योंकि ये धनावेशित स्पीशीज हो गई, ये X हो गई अब, और ये Y हो गई, XY2 ऐसे हो गई है। तो अब इस एंटिटी पर जब ये नेगेटिव आता है ना तो ये चार्ज यहीं जाता है इस जगह। तो दोबारा देखो भाई इस चीज को अच्छे से, भाई यहां पर क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन का चार्ज -1, 2 क्लोरीन का चार्ज कितना, -2। पहले कैसे, मतलब नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से ही चलोगे। रीजन ये है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, फिर हम अगर कोई नया नियम लगाएंगे तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण लूंगा इसका डिफरेंट चार्ज वाला, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने थे, 2, 1 क्लोरीन का चार्ज -1, 2 क्लोरीन का चार्ज -2, -2 इस पर है तो इस प्लस वाले पर कितना जाएगा, +2 जाएगा क्या, यानी बैलेंस करना होता है।
क्योंकि यौगिक का निर्माण कब होता है, जब धनायन और ऋणायन की संख्या क्या हो, समान हो, तभी तो यौगिक बनता है भाई, वरना यौगिक नहीं बनता है। उनकी संख्या भी समान होनी चाहिए। देखो आप, चलो इसको पूरा कर ले पहले, फिर और उदाहरण लेंगे हम। तो क्लोरीन पर -2 इसलिए +2 गया। अब इसका निकालना है हमको कॉपर का ऑक्सीकरण अंक। तो देखो कॉपर को हमने मान लिया 1, अमोनिया उदासीन था इसलिए 0, 4 से गुणा कर दिया बराबर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +2। सॉल्व करेंगे x बराबर +2। ठीक, अब देखो एक उदाहरण और ले रहा हूं मैं। अगर मान लो यहां पर ये होता SO4 का होल ट्वाइस, ये होता मान लो यहाँ, और यहाँ कॉपर की जगह दूसरा लेते हैं, फिर अब यहाँ लेते हैं अब हम मैग्नीज। ये है जैसे मान लो MnNH3 का होल 4 SO4 का होल ट्वाइस होता, तो क्या करते हैं, देखो SO4 क्या है, सल्फेट। सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2। कितने सल्फेट हैं, 2, तो 2 सल्फेट के चार्ज कितने हो गए, -4। तो इसका कितना आया, -4। तो इस पर कितना आएगा, एंटिटी पर +4। अब आ रही है क्या बात समझ, अगर नेगेटिव स्पीशीज का चार्ज -4 आ रहा है तो यहां कितना जाएगा, +4। ये क्लियर है भाई, आवेश क्लियर है क्या ये। अब देखो सॉल्व करेंगे, मैग्नीज को क्या मान लेंगे हम, x +4, अमोनिया क्या है उदासीन बराबर +4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, +4। ये उदाहरण समझ में आ गए क्या, बाकी आगे बहुत सारे करने वाले हैं, आगे कम से कम 50 उदाहरण करेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर में ये अपने आप निकालना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो इसलिए ऐसे उदाहरण अभी इतने ही सफिशिएंट है, अभी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए नोट कर लो सारे उदाहरण। चलो एक आप कर दो, अभी इनको नोट भी कर लो, एक आप कर दो, मैं 5 को दे रहा हूं आप लोग। लो भाई फॉलो करें। ये सॉल्व करके बताएं मुझे, ये भी 5वां जो मैंने दिया है आपको। क्लियर आ रही है, कर लिया गया भाई 5वां, ये नोट भी कर लेना साथ में। +4, मोहित का आंसर +4। चलो और बताओ भाई, और कोई, इसको जानते हो क्या आप, इसको जानते हो क्या, NO3 को, क्या नाम है इसका, नाम बताओ। कुलदीप का भी +4, ठीक, इसका नाम बताओ मुझे क्या है, कौन सा मूलक है, 10वीं और 11वीं में पढ़ के आए हो आप ये मूलक, बताओ कौन सा मूलक है, +4। चलो इस मूलक का नाम बता दो मुझे तो बस, नाइट्रेट, शीतल नाइट्रेट। व्हाट इज द चार्ज ऑफ नाइट्रेट, चार्ज क्या होता है नाइट्रेट का, आवेश क्या होता है नाइट्रेट का, -1। कुलदीप 2 गलत है आपका आंसर, शीतल सही है एकदम, NO3 -1 होता है। अब बताओ मुझे इसका आयरन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा इस यौगिक,
मोहित +3 करेक्ट। अब है सही आंसर। तो देखो जो चीज अपने पूरा पहले सीख ली वो चीज तो लेकर के आओ भाई। नाइट्रेट जानते हो आप सब NO3 -1 होता है, तो आंसर कितना आएगा? +3 आएगा क्या? कर लो इसको, सॉल्व कर लो फटाफट, सारे उतार लो, डन लिख देना जब कंप्लीट हो जाए। कर लिए? कर लिए क्या सबने? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो ताकि घर पे उतार सके वो आराम से। अगला अगला महत्वपूर्ण शब्दावली में हेडिंग डालेंगे लिगेंड। अब आ रहे हैं हम हमारे लिगेंडों की ओर। लिगेंड हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट शब्दावली लिगेंड। और इसकी परिभाषा से तो आप सभी परिचित हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही मैंने आपको समझा दी थी ये, पर यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इस चीज को, लिगेंड को। मैंने कहा था आपसे कि लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा आपको नवे चैप्टर के अंदर, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तो पहले तो परिभाषित कर दो इसको, लिखो ऐसी स्पीशीज, लिगेंड को परिभाषित करेंगे भाई। लिखो ऐसी स्पीशीज जिनके पास, ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य कम से कम, ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य कम से कम एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य कम से कम एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, लिगेंड कहलाता है। ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य कम से कम एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, लिगेंड कहलाता है। परिभाषित हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण, तो देखो भाई लिगेंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि कोई लिगेंड, किसे कहते हैं लिगेंड? जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते, वही क्या है? लिगेंड। अब जो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड। जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड। जो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। चार करते हैं चतुर्दंतुक, पांच करते हैं पंचदंतुक, छह करते हैं षट दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। मैक्सिमम षट दंतुक लिगेंड तक पाए जाते हैं। इस बेसिस पर लिगेंडों को दो भागों में विभक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉन दान करने के बेसिस पर लिगेंडों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो होते हैं एक दंतुक लिगेंड और एक होते हैं बहुदंतुक लिगेंड। समझ में आ रही है क्या बात? लिगेंड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉन दान करने के बेसिस पर। कौन कौन से? एक दंतुक और बहुदंतुक। अब देखो एक दंतुक का मतलब क्या होता है? जो एक लोन पेयर दान करे वे क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड। और जो जो एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करे वो क्या कहलाएंगे? बहुदंतुक लिगेंड।
इस बेसिस पर, ये तो एक कर रहे हैं इसलिए एक दंतुक है, बहुदंतुक इस बेसिस पर द्विदंतुक भी हो सकते हैं, त्रिदंतुक भी हो सकते हैं, तो इनको फिर आगे बढ़ाया गया। कौन कौन से? द्विदंतुक भी कहलाएंगे, त्रिदंतुक भी कहलाएंगे, चतुर्दंतुक भी कहलाएंगे और पंचदंतुक और षटदंतुक। षटदंतुक लिगेंड समझ में आ रही है क्या बात? एक दंतुक कौन? जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर दे, एक दंतुक। जो एक से अधिक दान करे वो बहुदंतुक। जिनमें दो करे तो द्विदंतुक, तीन करे तो त्रिदंतुक, चार करे तो चतुर्दंतुक, पांच करे तो पंचदंतुक, छह करे तो षटदंतुक लिगेंड कहलाता है। क्लियर है भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या सबको? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक। अब देखो, एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं वे धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। तो उसकी उस कैटेगरी के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। तो देखो, हम तीन प्रकार के ले लेते हैं। एक तो हमने ले लिया धनावेशित, एक हमने ले लिया उदासीन और एक हमने ले लिया ऋणावेशित। कहने का मतलब यह है कि जिस पर धनावेश पाया जाए जिस लिगेंड पर, और लोन पेयर भी हो दान करने, वे किस में चले जाएंगे? धनावेशित की कैटेगरी। उदासीन का मतलब जिनके पास केवल और केवल लोन पेयर हो दान करने के लिए, ना धनावेश हो ना ऋणावेश हो, वे उदासीन एक दंतुक लिगेंड। और ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड कौन? जिनके पास लोन पेयर भी हो दान करने के लिए एक कम से कम, और साथ में ऋणावेश भी हो उसके ऊपर, तो वे क्या कहलाएंगे? ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। जैसे उदाहरण देखते हैं, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम है? नाइट्रोसोनियम। इसी का एक और नाम है नाइट्रोसीलियम। इसको नाइट्रोसोनियम भी कहते हैं, नाइट्रोसीलियम भी कहते हैं। तो जो नाइट्रोसोनियम लिगेंड होता है, इसका सूत्र होता है NO+। सूत्र क्या है भाई इसका? NO+। अब यहां पर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पाया जाता है दान करने के लिए, साथ के साथ प्लस चार्ज भी। तो ऐसा लिगेंड काहे में काम आएगा? अपने ये ऑक्सीकरण अंक निकालने में हमें काम आएगा ये प्लस चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑक्सीकरण अंक निकाले थे। अगर मान लो ये लिगेंड के रूप में होता तो हमें वहां +1 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए यूज करना पड़ता। इसलिए ये क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ा जाता है कि इस किस लिगेंड पर क्या आवेश उपस्थित है। तो लोन पेयर होने की वजह से एक दंतुक है, प्लस होने की वजह से धनावेशित एक दंतुक। ये समझ में आया क्या? एक उदाहरण बोलो। ये उदाहरण समझ में आ गया क्या कि ये क्यों धनावेशित एक दंतुक लिगेंड है? ठीक। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण है हाइड्रेजीनियम। हाइड्रेजीनियम, इसका सूत्र होता है NH2NH3+। तो यहां पर इस नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है? ये लोन पेयर पाया जाता है। नाइट्रोजन पर क्या है? एक लोन पेयर। ये लिगेंड हो गया क्योंकि एक लोन पेयर दान कर सकता है और प्लस चार्ज भी आ रहा है, इसलिए क्या है? धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। समझ में आ गई क्या बात? केवल ये दो याद रखने हैं हमको, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, केवल दो बस। धनावेशित, ऋणावेशित में बहुत सारे हैं, उदासीन में भी है 5-6, को याद रखने। तो देखो उदासीन लिगेंडों में देख लेते हैं। एक तो है एक्वा, सूत्र H2O। देखो इसके पास दो दो लोन पेयर पाए जाते हैं, लेकिन एक परमाणु एक समय में एक ही लोन पेयर दान कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहलाता है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक। और देखो एक्वा के बाद एमीन। एमीन होता है NH3। तो नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर पाया जाता है, इसलिए ये नाइट्रोजन से लोन पेयर दान कर देता है।
और देखो कार्बोनिल, कार्बोनिल CO, इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर पाया जाएगा, जहां से क्या करेगा, अपना लोन पेयर दान करेगा, लेकिन आवेश नहीं है। देखो किसी पर ना धनावेश है ना ऋणावेश, अगर होता तो फिर इनकी कैटेगरी में जाता हो, लेकिन ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए क्या है, ये उदासीन की कैटेगरी में रख रखा है। और देखो थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल CS, यहाँ सल्फर परमाणु, थायो जब भी वर्ड दिख जाए मतलब वहां सल्फर इन्वॉल्व होगा ही होगा कन्फर्म है, ठीक, ऐसे उदाहरण। और देखो ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये भी क्या है, उदासीन। कैसे है देखो, PPH3, पीएच का मतलब जानते हो, 11th में आपको पढ़ाई थी मैंने बेसिक ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था फेनिल, फेनिल का मतलब होता है ये रिंग, ऐसी रिंग, एक बेंजीन वलय को हम फेनिल कहते हैं, तो ये इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है पीएच, पीएच से दर्शा देते हैं। अब ऐसी 3 रिंग हो तो पीएच से लिखेंगे, यानी इस फास्फोरस से ऐसी 3 रिंग। ऋणावेशित लिगेंडों की ओर चलते हैं। ऋणावेशित लिगेंड में क्या होगा, एक लोन पेयर भी होगा दान करने के लिए, और साथ के साथ क्या मिलेगा हमको, साथ के साथ हमको उस पर ऋणावेश भी मिलेगा। तो देख लेते हैं ऐसे उदाहरण, जैसे जो आप सब जानते हैं, जैसे हम बात करें फ्लोरो, या इसको हम फ्लोरिडो भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है भाई, फ्लोरो या फ्लोरिडो क्या चार्ज होता है, F-1, तो देखो ऋणावेशित भी है, और इसके बाद तो 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक परमाणु एक समय में एक ही लोन पेयर दान कर सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऋणावेशित एकदंत लिगेंड। समझ में आ रही है बात, तो फ्लोरो या फ्लोरिडो। अब इसको याद कैसे रखें, किसके पीछे O लगाना है, किसके पीछे क्या लगाना है, तो उसका भी नियम है। जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं इनके पीछे अनुलग्न लगता है O, ऋणावेशित लिगेंडों के पीछे अनुलग्न क्या लगता है, O। उदासीन के पीछे कुछ भी नहीं लगता, जो नाम है वही रहता है, सिंपल। एक्वा, जल को एक्वा बोलते हैं, एक्वा ही नाम है। एक्वा गार्ड आपने सुना होगा, जो पानी का प्योरीफायर आता है हमारे, उसको हम एक्वा गार्ड भी बोलते हैं ना, तो एक्वा, एक्वा मतलब जल, ठीक। एमीन, देखो सिंपल नाम है, एमीन बोलते हैं, एमीन। कार्बोनिल, ना तो O लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सीधा थायोकार्बोनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, तो सिंपल नाम होता है उदासीन में, ऋणावेशित के पीछे O लगता है, और धनावेशित के पीछे EM अनुलग्न लगता है। समझ में आ गई क्या बात, धनावेशित लिगेंड के पीछे क्या लगता है, EM, देखो ऋणावेशित के पीछे लगता है O, और उदासीन के पीछे कुछ भी नहीं लगता है, क्लियर। तो फ्लोरो हो गया, और देखो फ्लोरो या क्लोरिडो बोल सकते हैं इसको हम, इसका है Cl-1, तो देखो ये भी ऋणावेशित एकदम तुम लिखे। ऐसे ही ब्रोमो या ब्रोमिडो, इसको क्या बोलेंगे, Br-1, और आयोडो या आयोडाइडो, I-1। तो देखो 4 तो हेलोजेंस हो जाते हैं, इनके डबल नाम इसलिए क्योंकि पहले की पुस्तकें जो चलती थी उनमें पहले इस तरह का नाम आता था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अभी जो वर्तमान नाम आ रहे हैं इनके हेलोजेंस के, वो क्या आ रहे हैं, क्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो। दोनों ही नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 तो ये हो गए। इसके अलावा 10वीं कक्षा में आपने जितने भी मूलक पढ़े थे, रेडिकल्स पढ़े थे, वो सब भी यहाँ पर आएंगे। देखो कैसे आएंगे वो सब, जैसे हाइड्रोक्साइड पढ़ा है आपने, हाइड्रोक्साइड जानते हो सब, बस यहाँ पीछे क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्साइड का, OH-1, तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड। हाइड्राइड लिगेंड भी पढ़ाया आपने, हाइड्राइड मूलक पढ़ाया आपने, तो हाइड्राइडो सूत्र क्या होता है, H-1। समझ में आ रही है क्या बात, माइनस चार्ज है इसलिए ऋणावेशित में जाएगा,
और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर पाएंगे, इसलिए क्या है ये एक दंतुक लिगेंड। अब देखो कोई कहेगा हाइड्रोजन के पास तो भाई लोन पेयर है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है भाई लोन पेयर? देखो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस वन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, हो गए क्या 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही लोन पेयर बन गया। क्या समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गया, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई सबको? बोलो, जितने भी एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं सबको क्लियर है क्या है? ठीक। और देखो कार्बोनेट, आप जानते हैं कार्बोनेट को? कार्बोनेट सूत्र क्या होता था, CO3-2। अब यहाँ तो लिगेंड बन गया, इसके ओवरलैप में लगाएंगे तो क्या हो गया, कार्बोनेटो। सूत्र तो वही रहेगा CO3-2, लिगेंड बन गया तो बस केवल O लग जाएगा, सूत्र तो वही है CO3-2। एक लोन पेयर दान करेगा और चार्ज कितना आएगा, -2। यानी जब हम ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे ना तो वहां -2 चार्ज काम में लेंगे अगर ये लिगेंड के रूप में आएगा तो। तो इस प्रकार की पूरी टेबल बनी हुई है। मैं इसको, इस टेबल को आपको क्या करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा और पीडीएफ भी पड़ी हुई है MSc ऐप पर, तो वहां से आप पूरी लिगेंड की ये केवल और केवल ये वाली टेबल उतारेंगे आप, एक दंतुक वाली। बहुदंतुक वाली मैं खुद बनवाऊंगा आपको यहाँ समझाते हुए। बहुदंतुक अभी हम ले रहे हैं, इसके बाद में अगला टॉपिक। एक दंतुक तक की टेबल आप ये पूरी बना लेंगे क्या, ये बताओ? बोलो, ऋणावेशित की टेबल बड़ी है वो पूरी की पूरी बना लेंगे क्या? उदासीन और धनावेशित जितने भी लिगेंड दिए हुए हैं वो टेबल आप उसमें से बनाएंगे, मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा। इतनी है ना? हाँ, वो 10वीं में जितने भी मूलक पड़े हैं ना अपन ने, वो सारे मूलक हैं। जैसे एसीटेट भी आएगा, एसीटेटो के रूप में CH3COO-, फिर सल्फाइड होता है तो सल्फाइडो S-, सल्फेट SO4-। तो सारे जितने भी मूलक पड़े ना आपने 10वीं में और 11वीं में, वो सारे मूलक ऋणावेशित के रूप में उठ करके आ जाएंगे। जैसे नाइट्रेट था अभी तो नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइडो, सल्फेट, सल्फेटो, सल्फाइडो, फॉस्फेट, फॉस्फाइटो, फॉस्फाइडो। समझ में आ रही है बात? पूरे वही मूलक हैं जो आप 10वीं और 11वीं में पढ़ करके आए हैं, वो सारे कर लेंगे क्या? तो कर लेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब देखो ये तो हमने बात किसकी की अभी, एक दंतुक लिगेंडों की बात की है हमने, जिसमें आपको ये तीनों लिखने हैं उस टेबल में से। बहुदंतुक की बात अब कर लेते हैं अपन। बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, जो एक से अधिक लोन पेयर दान करते हैं। द्विदंतुक भी होते हैं, त्रिदंतुक भी होते हैं, चतुर्दंतुक भी होते हैं, षटदंतुक, पंचदंतुक सब होते हैं। डिपेंड करता है ये कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। ठीक, तो जो आपने एक दंतुक लिगेंड पढ़े हैं उसके लिए आप पूरा एक पेज छोड़ेंगे, पूरे एक पेज में आराम से आ जाएंगे। आपका रजिस्टर का जो एक पेज होता है ना, उसमें आपके सारे एक दंतुक लिगेंड आ जाएंगे। अगर इसमें कुछ भी नहीं उतारा हो तो एक पेज पूरा छोड़ लो, किसके लिए, एक दंतुक लिगेंडों के लिए। और ज्यादा ठसम ठसमक भरना, थोड़ा स्पेस के साथ क्रिएट करना वहां पर। जब ये लिगेंड लिखोगे आप तो जैसे मेरे तो यहाँ बहुत पास पास हो गया, आप आराम से लिखना दो, ठीक, ताकि उनको पढ़ने में मजा आए। हाँ, जितने उतार लिए वो तो उतार लो, बाकी और मैं ऐप में डाल रखे हैं वहां से उतारने आप PDF में से, या मैं व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा उसमें से उतार, इसलिए पूरा एक पेज होना चाहिए आपके पास। ठीक, बढ़े आगे। अब लेते हैं हम बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड पढ़ेंगे अपन। देखो अब बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, जिनके पास दान करने योग्य एक से अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, क्या कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब देखो कैसे कहलाते हैं बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषा तो हम पहले ही लिख चुके हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य
एक से अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई भाई। पहला एग्जांपल देखो भाई, एथिलीन डाइएमीन। पहला एग्जांपल क्या है? एथिलीन डाइएमीन। मोस्ट फेमस एग्जांपल है भाई, ये तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो देखेंगे इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। बहुत इजी है संरचना बनाना, समझेंगे। देखो एथिलीन का मतलब कितने कार्बन होते हैं मुझे बताओ आप। एथिलीन का मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन, ठीक। दो कार्बन लिख लिए मैंने, एक कार्बन दो कार्बन लिख लिए क्या? दो कार्बन, ठीक। हाँ संदीप मधुर सही है। डाइएमीन, एमीन का मतलब कितने नाइट्रोजन? एक एमीन का मतलब कितने नाइट्रोजन? एक एमीन का मतलब कितने नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन। तो डाइएमीन का मतलब दो नाइट्रोजन, एथिलीन का मतलब दो कार्बन, डाइएमीन का मतलब दो नाइट्रोजन। अरे सही है क्या बात? ये बात सही है क्या? ठीक। अब देखो, हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसी को भी अगर संतुष्ट करते हैं तो किससे संतुष्ट करते हैं मुझे बताओ आप। किसी भी यौगिक के परमाणु को अगर संतुष्ट करना हो तो किससे संतुष्ट किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताओ। हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर राजीव। तो नाइट्रोजन और कार्बन सबको अगर मुझे संतुष्ट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? हाइड्रोजन लगाऊंगा। ये जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन बंद, सही है। ये जोड़ दिए मैंने, सारे जुड़ गए। अब देखो कार्बन भी जुड़ेंगे, जुड़ गए। अब देखो कार्बन पे दो बंद आ गए तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? यहाँ भी कितने लग जाएंगे? संतुष्ट। नाइट्रोजन पे एक बंद बन गया। हम जानते हैं नाइट्रोजन केवल तीन बंद बनाता है, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? दो दो आ जाएंगे कि दोनों के पास। बताओ संरचना बन गई क्या एथिलीन डाइएमीन की? बन गई। इजी है ना? देखो नाम से पता नहीं क्या बनता, पर हमने जब उसको स्टेप बाय स्टेप संधि विच्छेद करते हुए बनाया तो बहुत इजी साबित हुआ। अब देखो, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास, तो क्या ये धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को, एम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को एक लोन पेयर यहां से दे सकता है और एक लोन पेयर यहां से दे सकता है क्या? बोलो। ये दो जगह से उपसंयोजक बंध बना सकता है कि लोन पेयर डोनेट करके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ? तो क्या ये द्विदंतुक लिगेंड हुआ क्या? बोलो, क्या ये द्विदंतुक लिगेंड हुआ क्या? ये समझ में आ गया क्या सबको? ये समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ऑक्जेलेटो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओ एक्स, ऑक्जेलेटो। हाँ भाई, एथिलीन डाइमीन का शॉर्ट नाम भी है, जैसे ऑक्जेलेटो का ओ एक्स है, वैसे एथिलीन डाइमीन का क्या है? स्मॉल ई एन। आपको ई एन भी लिखा हुआ मिल सकता है स्मॉल लेटर इस तरह से। इसका मतलब भी क्या है? एथिलीन डाइमीन, शॉर्ट सिंबल है रिप्रेजेंट करने। ऑक्जेलेटो का सिंबल क्या है? ओ एक्स। ऑक्स मतलब, बताओ भाई, ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्स का मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्स? बोलो। ऑक्सीजन नहीं, बेल, करेक्ट आंसर राजीव। ऑक्स मतलब बेल, पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। ऑक्स मतलब ऑक्सेलेटो। क्या होता है ऑक्स मतलब? ऑक्सेलेटो। ऑक्स, ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो लिगेंड आप पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखो, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ये सूत्र। चलो ऐसे देख लो, C2O4 -2, 11वीं में भी पढ़ाया गया था। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन।
अरे याद आ रहा है क्या? 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, इस पर क्या हो 2 माइनस चार्ज। ये रहा देखो, मैंने ओपन कर दिया C2 ऊपर -2। तो देखो 2 कार्बन, भाई तो डायरेक्ट जैसे सल्फेट होता है ना, ऐसे ऑक्सीलेट होता है। जैसे सल्फेट होता है वैसे क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक तो ये यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और एक यहाँ से कर सकता है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, द्विदंतक लिगेंड। ये समझ में आया क्या? बोलो भाई, ऑक्सीलेटो समझ में आ गया? ठीक, और देखते हैं तीसरा, थायो ऑक्सीलेटो। थायो ऑक्सीलेटो, थायो ऑक्सीलेटो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही थायो वर्ड आए मतलब समझ लो सल्फर इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 ऑक्सीजन है इनकी जगह पर क्या आ जाएंगे, 2 सल्फर आ जाएंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये C। चलो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ ताकि और इजी हो जाए, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो S माइनस, ये S माइनस D1 और D1। मैंने केवल इतना सा चेंज किया है, ऑक्सीजन की जगह क्या ले लिए, 2 सल्फर ले लिए, और ये बंद बन गए एज इट इज पूरा। थायो का मतलब क्या होता है, 2 सल्फर इन्वॉल्व हो गए बस ऑक्सीजन की जगह पर। तो ये यहां से भी बंद बनाएगा और ये यहां से भी बंद बनाएगा। ये क्या है, थायो ऑक्सीलेटो। इसके जैसा इसको बनाना चाह रहे हो तो एक जैसा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये O माइनस और ये O माइनस। अब यहां से मत बनाओ बंद, यहां से बना दो, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। ये लो, ये D1, ये D1, ये लो भाई, एक जैसे हो गए। अब तो देखो ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, केवल सल्फर आ गया। तो ये तो ऑक्सीलेट हो और ये थायो एक्सीलेट। ये भी क्या कहलाएगा, द्विदंतुक कहलाएगा। ये एलिगेंट भी, बोलो भाई। ये समझ में आ गया क्या, ये वाला एग्जांपल? ठीक, चौथा एग्जांपल जो है वो है ग्लाइसिनेटो। क्या नाम है, ग्लाइसिनेटो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY माइनस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, GLY माइनस। यानी अगर आपको उपसंयोजक यौगिक के नाम में अगर GLY दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब समझ लो कौन सा लिगेंड है वो, ग्लाइसिनेटो। अब इसके याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से परमाणु होते हैं। तो देखो NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, 1 बॉन्ड O माइनस, बस केवल ये परमाणु उपस्थित होते हैं यहाँ पर। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको अलग से। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, देखो लोन पेयर। थायो ऑक्सीलेटो को फॉर्मूला, चलो देखो थायो ऑक्सीलेटो को फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, 2 कार्बन C2, फिर 2 ऑक्सीजन O2, फिर 2 सल्फर H2 -2। ये थायो ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला हो, जो दिख रहा है वही फॉर्मूला है, नया नहीं। ठीक है, यहाँ ग्लाइसिनेटो GLY बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, NH2CH2 C डबल O माइनस। फॉर्मूला क्या है, NH2CH2 C डबल O माइनस, जिसमें एक तो ये यहां से डोनेट करता है और एक ही यहां से डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर। इसलिए ये भी क्या कहलाता है, द्विदंतक लिगेंड। समझ में आया क्या, बोलो। समझ में आ गया क्या चारों? बोलो भाई। चौथा एक बार और देखो भाई, ग्लाइसिनेटो, प्रतीक क्या है ग्लाइसिनेटो का, GLY। केवल GLY भी मिल सकता है हमको लिखा हुआ है किसी यौगिक के साथ इस तरह से। जैसे कोई यौगिक है मेटल है, मान लो कोबाल्ट ले लिया हमने,
कोबाल्ट के साथ आपको इस तरह से मिल सकता है, ये GLY होल्ड वाइज। तो समझ जाना है आपको कि GLY का मतलब क्या है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड। क्लियर? साथ में और भी मिल सकता है कुछ और भी, इस तरह से मिला, ऑक्सीकरण अंक निकालने में भी काम आएगा, क्योंकि हमें पता है इस पर आवेश कितना होता है, -1, तो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे जिसमें भी हेल्प होगी। तो सूत्र याद रखना है, क्या सूत्र है, NH2 CH2 COO-, ये तो सूत्र हो गया इसका। सूत्र याद ना भी रहे तो भी ये याद रहना चाहिए कि इस पर -1 चार्ज होता है, कम से कम ये तो याद रहे भाई, सूत्र याद ना रहे तो। और साथ में ये याद होना चाहिए कि ये दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है, बस। तो देखो NH2 CH2 COO- में एक लोन पेयर ये नाइट्रोजन के पास यहाँ से दान करेगा, और ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर होता है भाई, तो यहां से भी ये डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और दो उप सहसंयोजक बंध बनाता है, एक ही लिगेंड दो उप सहसंयोजक बंध बना रहा है यहाँ पर, ये बात याद रखनी है। और बताओ मुझे आप उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या उसे कहते हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसे उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। इस बेसिस पर मुझे बताओ इस यौगिक में कितनी उप सहसंयोजन संख्या होगी, बता दो भाई, इस यौगिक के उप सहसंयोजन संख्या का मान बताओ कितना होगा, नंबर। फिर वही बात, परिभाषा क्या है उप सहसंयोजन संख्या की, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाएगा वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी। अब यहाँ पर एक लिगेंड ग्लाइसिनेटो कितने उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, एक लिगेंड दो उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो दो लिगेंड कितने उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, 4। आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या? इसीलिए लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है कि एक दंतुक लिगेंड है तो बस लिगेंडों की संख्या गिन लो, जितने लिगेंड उतने उप सहसंयोजक बंध उतनी उप सहसंयोजन संख्या। लेकिन यदि लिगेंड द्विदंतुक है तो एक ही लिगेंड दो उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो दो लिगेंड कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कंफ्यूज नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं है, आपको केवल इतना सा आइडिया रखना पड़ेगा कि लिगेंड द्विदंतुक है या एक दंतुक। शुरू में मैंने आपको सारे एक दंतुक के बताए थे, इसलिए आपको जैसे लिगेंड देखा पता चल गया। अब यहाँ द्विदंतुक लिगेंड आ गया ना, द्विदंतुक लिगेंड में आपको याद रखना पड़ेगा ना बेटा ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो ये एक अगर द्विदंतुक है तो दो द्विदंतुक कितने बनाए, 4 बनाएंगे। जैसे क्या नहीं बैठ रहा, टॉपिक बता मुझे कौन सा नहीं बैठ रहा, ये 4 लिगेंड जो पढ़ा है ये चारों समझ में आ गए क्या, ये बता पहले तो। अभी मैं एक प्रैक्टिस करवाता हूं आप, ये चारों समझ में आ गए क्या, ये 4 लिगेंड, ग्लाइसिनेटो वाला नहीं बैठ रहा, ये 3 तो बैठ गए ना, ये 3 बैठ गए क्या, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मुझे जगह मिल जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो इधर, अब देखना भाई इधर, ग्लाइसिनेटो की बात कर रहे थे आप, ठीक। तो ग्लाइसिनेटो का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये इसलिए नहीं बैठ रहा आपके भेजे में डायरेक्टली क्योंकि आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है लिगेंड। आप एसीटेट की बात आती है तो आप जानते हो एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO-, कार्बोनेट की बात आती है तो आप जानते हो CO3-2। लेकिन ग्लाइसिनेट का सूत्र होता है भाई, क्या सूत्र होता है, NH2CH2COO-, ये सूत्र है इसका ग्लाइसिनेटो का, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस सूत्र को पहले। किसका सूत्र है, ग्लाइसिनेट का सूत्र है, एक यौगिक है, इसको याद रखना पड़ेगा। सूत्र याद रख लिया, अब हमको केवल इतना सा याद रखना है कि एक ग्लाइसिनेटो कैसा है, द्विदंतुक है। द्विदंतुक क्यों है, द्विदंतुक किसे कहते हैं, जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे द्विदंतुक कहते हैं।
एक तो यहाँ से करता है और एक यहाँ से करता है, दो जगह से केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट किया, तो कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है? एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, दो बना रहा है, यानी एक लाइसिनेट तो दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इतना सही तो याद रखना है। अब यौगिक आया जैसे जैसे हमने लिया था, चलो मैं दूसरा यौगिक लेता हूं, मैंने ले लिया आयरन ऑक्स 2, हमने ये ले लिया जैसे आयरन ऑक्साइड होल्ट्राइड और यहाँ ले लिया H2O का होल्ट्राइड। चलो इसमें देखते हैं, मुझे बताओ यहाँ पर कुल कितने लिगेंड है, संख्या बताओ मुझे लिगेंडों की। इस यौगिक में लिगेंडों की संख्या बतानी है, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या नहीं बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? लिगेंडों की संख्या कितनी है इसमें कुल। दो लिगेंड तो ऑक्जेलेट हो और दो लिगेंड एक्वा। क्लियर है बात? अब देखो ये दोनों जो ऑक्जेलेटो लिगेंड है ये कैसे हैं? द्विदंतो। और ये कैसे हैं? एक दंतो। अब हम जानते हैं जो द्विदंतुक लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बंध बनाता है। तो दो कितने बनाएंगे? चार बंध बनाएंगे क्या? ये दो कितने बनाएंगे? दो बंध बनाएंगे क्या? तो इसकी समन्वय संख्या 6 आएगी क्या? इसकी समन्वय संख्या 6 आएगी भाई। कहां दिक्कत है इसमें? मुझे बताओ। अब याद तो रखनी पड़ेगी ना, कोई चीज नहीं आएगी तो याद रखनी पड़ेगी भाई। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है। मुश्किलों से ना डरे मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती। तो भाई मुश्किलें तो आएगी। अब आप अगर उन मुश्किलों पे चलने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि नहीं हम तो नहीं जाओगे भाई, तो मत जाओ भाई। नहीं जाओगे तो क्या होगा? मत जाओ भाई, ये लो वहीं बैठे रहो एक ही जगह पर जहां पर। तो भाई नई चीजें तो आएगी, फेस करो ना उन समस्याओं को, फेस तो करना पड़ेगा। जब तक फेस नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? जब आदमी के ठोकर लगती है ना तब उसको एहसास होता है अरे यहाँ भाटा है, भाटे की ठोकर लगेगी तब एहसास होगा यहाँ भाटा है, अगली बार हम उस भाटे में टक्कर नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ भाटा है। ऐसा ही ब्रेकर में होता है, जब हम रोड पे बाइक चलाते हैं तो हमको ब्रेकरों का आभास हो जाता है कि कहाँ कौन सा ब्रेकर आएगा। तो शुरुआत में तो दचके लगते हैं उन ब्रेकरों, लेकिन जब हम उसी रास्ते से बार बार गुजरते हैं तो फिर हमें उन ब्रेकरों का आभास नहीं होता, अपने आप ब्रेक लग जाता है। बड़े आसानी से बिना दचकों के हम आसानी से गाड़ी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो जान रसरी आप जाते सिर पर पड़त निशान। जितना अभ्यास करोगे उतना ही लाभ मिलेगा भाई। तो मुश्किलों से मत डरो भाई, आएगी, सीखने को मिलेगा, सीखो, यही जिंदगी है। चलो देखो अब वापिस, तो यहां पर दो द्विदंतुक लिगेंड थे, दो एक दंतुक लिगेंड थे। एक द्विदंतुक लिगेंड दो बंध बनाता है तो दो द्विदंतुक कितने बनाएंगे? चार बंध बनाएंगे। तो चार बंध इसके, और ये एक दंतुक है तो दो बंध बनाएगा 6, इसलिए उपसंयोजन संख्या कितनी आ गई? 6। क्लियर? बहुत सिंपल है। ठीक, चलो एक दो उदाहरण और आपसे करवाता हूं, मुझे बताओ आप। जैसे आपको दिया गया है क्रोमियम En और दे दिया OX और दे दिया Cl। बताओ मुझे उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? केवल उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 क्या है ये? उपसंयोजन संख्या। कोई पूछे लिगेंडों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं यहाँ? लिगेंडों की संख्या कितनी है? लिगेंडों की संख्या, ना कि उपसंयोजन संख्या। करेक्ट आंसर। देखो लिगेंडों की संख्या, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड और दो लिगेंड, कुल कितने लिगेंड? 4 लिगेंड। लिगेंडों की संख्या 4, उपसंयोजन संख्या 6। क्यों? तो देखो उसकी बात करते हैं। बताओ इस यौगिक में एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? इस यौगिक में एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? 2। बताओ इस यौगिक में द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या 2। करेक्ट आंसर। चलो और बात करते हैं।
आपको दिया गया है आयरन, ये लो ये दिया गया है। बताओ उप संयोजन संख्या कितनी है इस यौगिक में, उप संयोजन संख्या कितनी है? 5। करेक्ट है भाई, 5 उप संयोजन संख्या। बताओ एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? 3। संदीप गलत है भाई, एक दंतुक देखो, 2 तो ये रहे और एक ये रहा, कुल कितने हैं? 3। एक दंतुक लिगेंड 3, 2 तो क्लोरीन और एक अमोनिया। एक दंतुक लिगेंड कितने? 3 है क्या भाई? ठीक। अब बताओ मुझे इसी यौगिक में द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? इस यौगिक में द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? 1। ठीक भाई, आज इतना ही टाइम हो चला है हमारा, बाकी कल करेंगे। एक दंतुक लिगेंड वाली टेबल पूरी उतार लेना, द्विदंतुक और बहुदंतुक वालों का हम कल और अभ्यास करेंगे। ओके, ठीक है भाई, बाय।